बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, टैलेंट की कमी नहीं है, दुनिया में टैलेंट भरा पड़ा है। हम बहुत सारा टैलेंट कोरियंस का देखते हैं, चाइनीज़ का देखते हैं, जापानीज़ का देख रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है कि जब आप आँख खोलें ना और किसी को सही से जानें, किसी का काम देखें या कोई ऐसा एक्सपीरियंस लें किसी से, तो आपको पता चल जाता है कि भाई हमारे पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। उसी तरह आज हम जो लोग हैं जिनकी आपसे मुलाकात करवाने की कोशिश की हमने, उनको अरेंज किया यहाँ पे, जो आए हैं हमारे पास, वो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट का जो मुजाहरा है आप सबके सामने करेंगे। यहाँ सुबह सुबह दिखाएंगे कि किस तरीके से नए स्टाइल से, नए अंदाज से वो हेयर कट करेंगे। ये देखिए जी, ये टीम है मेरे पास पूरी, और ये जो टीम है ये यहाँ पर ये जो छोटी सी बच्ची है इसके बाल काटेंगे, और ये आपकी बेटी है ना जी। चलिए जी, मैं सबको मुतारिफ़ करवा दूँ। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं सबसे पहले ये है फरमान अली सिंधु हमारे पास, ठीक है जी। उन्हीं के साथ प्रोफेसर नईम लाहौरी तशरीफ़ फरमा है, ठीक है। शहबाज मजीद, मिस्टर जोजो, ये यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और उनके साथ हैं इमरान सिंधु, ठीक है जी। तो इमरान सिंधु, सबसे पहले आप आइएगा ज़रा। आपको माइक लगा हुआ है जी? हाँ, इमरान सिंधु, मुझे बताएं ये आपकी जो स्पेशलिटी है कि आप हाथों में ब्लेड, मैंने सुना है, पहन के तो हेयर कट करते हैं। ये सब सच्ची कहानी है ना? है तो सच्ची, लेकिन मैं नहीं करता, मैं 16 सीजर से करता हूँ। 16 सीजर से? जी। ये ब्लेड वाला कौन करता है? आप करते हैं ब्लेड से? हाथ में, उंगलियों में ब्लेड पहनते हैं तो हाथ, उंगलियां अपनी नहीं कट जाती हैं आपकी? कवरिंग की होती है, ट्रीटमेंट होती है, उसके साथ वो कवर की होते हैं ब्लेड। अच्छा, आप थक गए थे, बैठ गए? नहीं, मैंने कहा उससे क्वेश्चन खड़े तो हो जाए ऐसे थोड़ी होता। इनको माइक पकड़ा दीजिएगा ज़रा, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो आप ऐसे उंगलियों में पहनते हैं ब्लेड्स, तो उससे आपकी उंगलियां तो नहीं कट जाती? नहीं, क्यों कटेंगी? उसकी ना ट्रीटमेंट होती है ना, उसके साथ कवर हुए होते हैं, उसके साथ मुश्किल नहीं होती। तरीके से पहनते हैं। हाँ जी। ये आपको सिखाया किसने? ये पहले तो हमारे उस्ताद कराम ने सिखाया हुआ है, लेकिन हमने फिर उसके हिसाब से उसको मैनेज किया, देखा है भी ऐसे हर बंदा अच्छा, हर बंदा ये आपके उस्ताद हैं? जी। मैंने हर बंदा कहता है नई टेक्निक होनी चाहिए, काम तो हर कोई करता है, लेकिन हम कहते हैं डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा। सीजर से, रेजर से, हर चीज़ों से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं लोग, लेकिन हाँ। इसके साथ नेल के साथ ऊपर वो ब्लेड लगा के काम करना, उसमें एक फन है। एक मेरे बहुत अच्छे भाई हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो जो है ना बालों को कुल्हाड़ी से काटते हैं, और एक मेरे भाई है जो आग लगा के बालों को हेयर कट करते हैं। आग से आग भी हम कर लेते हैं। हम भी करते हैं। आग से भी कर लेते हैं? फायर कट। हमने तो ये उजागर किया काम आग वाला। अच्छा, ये उजागर। अच्छा, इस काम को उजागर कहते हैं? आग लगाना उजागर होता है? जी जी। इसमें इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंजिंग। सिंजिंग? हाँ, सिंजिंग। अच्छा। इसमें ये अभी बालों की ट्रीटमेंट होती है, जो डबल फेस बाल होते हैं खास तौर पे लेडीज के, ये उसकी ट्रीटमेंट है। 2 मुंह बालों की? हाँ जी, 2 मुंह के बालों की इसकी फायर कट अगर करें। इंसान के 2 मुंह हो तो फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट है? उसकी तो फिर डॉक्टर ही करेंगे ना। आपको पता है हर इंसान, उसके 2 मुंह होते हाँ हैं। जी। एक मुंह जो लोगों को दिखा रहा होता है, दूसरा मुंह जो वो अल्लाह से छुपा रहा होता है, क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ देख रहा होता है। अच्छा, मुझे आपके बारे में भी बताइए, ये 16 कैंचियों से, 11 कैंचियों से बाल काटते हैं? नहीं, 16 से। 16? जी। उम्र है 16 आपकी? नहीं। नहीं, उसके बावजूद 16 कैंचियों से आप बाल काट लेते हैं? वो एक साथ 16 कैंचियां एक साथ चलेंगे। कुछ लोग एक कैंची से सब कुछ काट लेते हैं जो मुंह में होती है, और ये 16 कैंचियां चलाते वो हैं। जुबान होती है। हाँ, तो फिर अच्छा चले, तो सबसे पहले जो डेमो है मुझे कौन दिखाएगा, आप या आप आ जाएं पहले। 16 कैंचियों वाले भाई, आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या ट्रिक होगी? स्टार्ट करें। कहाँ है आपकी 16 कैंचियाँ? या तो आप जुए देखने लग गए जी? किधर है आपके औजार? किधर है 16 कैंचियाँ? जी भाई, किधर है 16 कैंचियाँ? जल्दी लाइए, आज ही की तारीख में प्रोग्राम की जो है ना, मेरे और भी सेगमेंट्स है, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश बेटा, 16 कैंचियाँ लेकर आइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये 16 कैंचियों के साथ बाल काटेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि कहानी जो है वो किस हद तक सच्ची है। ये हमारी बच्चों की टिकटॉक भी 16 कैंचियों पे बहुत पाकिस्तान के अंदर फेमस है। अच्छा, हाँ जी। तो हेयर कट बच्चों का ज़्यादा, ये वाला बड़ों का भी? बड़ों का भी? बड़े शौक से करवाते हैं। हैं? जी जी।
ये आपकी अपनी बेटी है अपनी माशाल्लाह? बेटी है, कहती मैं खुद जाऊंगी कटिंग करवाने है अंकल सिंधु से। तो ओ अच्छा, मेरे पापा पाकिस्तान के बड़े फेमस आदमी हैं, अरे वाह, क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान ब्यूटिशियन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ पूरे पाकिस्तान का। अच्छा, तो बड़ी डिफरेंट ट्रेनिंग है। तो ये साथ बैठे हैं हमारे भाई शहबाज मजीद जो नहीं साथ नहीं भी बैठेंगे तो वैसे काफ़ी दूर है, तीसरे सोफे पे। आप कहते तो मैं बिठा देती हूँ आपके साथ, बिठाओ। बिठा दें। आपको अगर आना है साथ खड़ा होना है तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। रखवा दें बच्ची को नीचे, गद्दी रखवा दें। आप इसको बेटी को गोद उठाइएगा तो गद्दी नीचे रखवा दें। अच्छा, एक और रखो, एक और रख दें, इजी हो जाए। शाबाश गुड़िया। रेडी हो मुन्नी? हैं? चलो गुड। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो बताएगी आपको। अच्छा जी माशाल्लाह। मैं अब्बू इतने ज़हीन है तो बेटी भी माशाल्लाह। तो कल में कोई ऐसी चीज़, कोई नाम इसका। तो कल को ये भी फिर आगे से हेयर कट सीखेंगी जी जी इसी तरह कर कैंची? लेती है, हैं? मेकअप बड़ा अच्छा करती है। अच्छा, कहाँ है आपका सैलून? मेरा मंसूरा में। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 47 साल से। 47 साल से काम कर रहे हैं। आपको किसने सिखाया था? मुझे भी ओ उस्ताद ने कैंचियाँ कट दियो भैया, किथे मैनू तो दिखाओ। मैंने लोग 16 कैंचियाँ बोरी। सिखाया। ये देखें, हाँ, अब ये पहनेंगे कैसे हाथ में? अभी आपके सामने ही पहनेंगे। जैसे अंगूठी पहनती हैं। हाय 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 हाय, 16 कैंचियों से बाल काटने लगे हैं बच्ची के। नाज़रीन और हाज़रीन, मेरी तो दुआ है बच्ची के बाल बहुत अच्छे कटें। मुझे पता है अभी थोड़े दिनों पहले फ़राल के से फ्रेंचेस गलत कट गए थे। वो इतना रोई है, इतने ट्रॉमे में थी कि मेरे फ्रेंचेस क्यों काटे गए, मेरे लंबे लंबे बालों को छुआ कैसे। और रोज़ सुबह स्कूल से निकलने से पहले वो जिसने बाल काटे थे उसको कोसती थी, अल्लाह पूछेगा उसने छोटी सी बच्ची के बाल काट दिए, मामा ये सेट नहीं होते, थूक से चिपकाती थी बाल। अब इसके कटने लगे। अब देखते हैं पहले कि एक तो कैसे कट रहे हैं, ऊपर से 16 कैंची हैं। भाई घबरा गई हूँ मैं तो। अच्छा मेरी बात सुने, वो 16 कैंचियों में इसके कान का तो कोई मसला नहीं कोई होगा इशू नहीं ना? होगा। डेंजरस तो नहीं होता? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा जल्दी करना है, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। अगर आज की तारीख में समझो तुम्हारे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पीछे लाइन में, उन सबको आज डील करना है। आज चांद रात है समझो, सैलून भरा हुआ है। फिर लग रहा है मुझे तो घबराहट हो रही है, चाहे बच्चा किसी का क्यों ना हो, मगर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। अब ये 16 कैंची के साथ जो बाल काट रहे हैं अच्छा देखिए जी, अगर मुझे तो आज सेफ्टी लगी, सब सही लगा तो मैं तो लोगों को ये दिखा भी नहीं हूँ, फिर मैं रेकमेंड भी करूँगी कि लोग करवाएं। अगर मुझे सही नहीं लगा, मुझे डर लगा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। हैं प्रोफेसर साहब? जी सर। नईम लाहौरी साहब, अगर मुझे डर लगा, मुझे घबराहट हुई ना, फिर मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा यहाँ पर ये रेडी कोई नहीं है, पूरा सर धुला के बच्ची को ना नहला के उसके बाद मुझे लगता है हेयर कट शुरू होगा। आप जब तक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, देखते हैं कितने हो गया। नहीं ब्रेक ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और यहाँ पर बच्ची के 16 कैंचीज़ के साथ जो है बाल काटने स्टार्ट करने लगे हैं। हो जाए जी। ओके, ये कौन सा कट करने लगे हैं आप? ये लेड्स में आएंगे। 16 कैंचियाँ उन्होंने हाथ में देखें कैसे पहनी है, और ये लेस जो है हेयर कट हो रहा है अभी तक। लेकिन तो इसका बालों का वेट ज़्यादा लूज नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बाल नॉर्मल है, वॉल्यूम कम है, बालों वॉल्यूम में कम बहुत है। ज़्यादा है जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे ये 16 कैंची चलती हैं तो कटिंग के एक रोप बन जाता है। हाँ। और ये देखिए ट्रेंड किस मुल्क से आया था? ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ही आया पाकिस्तान था। से ही है, हमने ईजाद किया है। अच्छा, तो अब ये किस किस मुल्क में फैल गया है? ये अब पता नहीं, तभी पता चलता है जब वीडियो मेंशन होके साथ चल तो कोई रही आती है वीडियोस आप लोग को मेंशन होती है हाँ किसी जी। मुल्क में शुरू हुआ है? आवाम पैसा कमा रही है वीडियो से। वीडियो से पैसे वीडियो कमा से। लिया। बेटा आपने सर नहीं हिलाना, ओके गुड़िया? इंडिया वाले गोरे वो उसमें वीडियो में हमें मेंशन करके तुम पता नहीं क्या आप बोल रहे हो, खुद ही बोलते हो खुद ही सुनते हो। मैं इंडिया
इंडिया वाले मेंशन करके ना वीडियो को तो अपनी आईडी पे लगा के उसको फेम ले रहे हैं। तो इंडिया वाले क्या बेचारे सभी करते हैं, हम भी तो इंडिया की वीडियोस लगा लेते हैं ऐसे ही है। आपके पास हैंड माइक नहीं है, आप हैंड माइक में बात करें इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देखिए बेटा सर नहीं हिलाना। देखिए इंडिया हो पाकिस्तान हो सारे आपस में एक दूसरे की वीडियोस लगा ही लेते हैं। और अब तो टिकटॉक पे जैसे पैसे कमाने का ट्रेंड आ गया तो सभी अब वीडियोस को वायरल करके तो है ना पैसे कमा लेते हैं। ओए ओए ओए, अच्छा ऊपर वाले बाल नहीं कट रहे, सिर्फ नीचे कट रहे हैं इस वजह से क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ना जी। ऊपर वाले बालों की कटिंग नहीं हो रही है। नहीं यूं हाँ कट जाएंगे। अच्छा सब कटिंग हो गई है। कटिंग हाँ हो गई कैंची के अंदर ये जो फंसे अक्सर बाल। दो मुंह जो बाल होते ठीक हैं है जी, ये भी ठीक हो आइए जी जाते हैं। अब आपकी बारी। टाइम हमारे पास बहुत कम है। आपका हेयर कट हो गया, ये एक बार दिखा दें किस तरह से अंदर से लेयर हुआ है, सब कुछ दिखा दें एक बार। सही से पीछे करें बाल बच्ची के। ये देखें इनका लेयर कट हो गया और लेयर कट इनका इस तरह से हुआ है कि जब कैंची ऐसे नीचे की तरफ से चलती है तो वो लेयर अंदर अंदर से नीचे से ज़्यादा हुआ। तो ऊपर से जो आपके बाल हैं वो उसमें बाउंस का बाउंस, क्योंकि कुछ लोगों को इनर लेयर पसंद है तो वो उस तरह की कैंची के साथ हो सकते हैं। वेरी नाइस जी शाबाश, नया ट्रेंड है, नई चीज़ है, नई टेक्निक है, अच्छा था आपका। आइए जी अब आप दिखा दीजिए कि ब्लेड्स के साथ आप क्या करते हैं। बस मेरी बच्ची के सर पे बाल छोड़ दें बेटा। किसने किसने और दूसरा कौन है? आ जाओ। शाबाश, हौसले वाली बच्ची है। शाबाश 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 शाबाश। चले जी दूसरा कौन है? आप ही हैं? चले आएं। प्रोफेसर खुद ही करवा ले हाँ रहे हैं प्रोफेसर खुद ही करा रहे हैं, ठीक है। और अब इनके जो है ब्लेड के थ्रू बाल कटेंगे। चले जी आ जाए जी, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। ये भी हेयर कट हम दिखा दें ब्लेड के साथ कैसे होता है। क्यों? आ जाए जी भाई। अच्छा इसको भी अपनी उंगलियां जरा कैमरे में दिखा दीजिएगा, इधर आए, ये कैमरे में उंगलियां दिखाएं। ये रोबोट आयरन मैन है, ब्लेड मैन है। आयरन मैन भी नहीं बोलना चाहिए इनको, ब्लेड मैन बोलना चाहिए। सामने इधर से भी दिखाएं, इधर सामने से भी दिखाएं। इधर आए आप, मेरे पास आए, ऐसे करें जी सिंधु साहब, ऐसे करें, ऐसे करें। मैंने क्या किया है ये देखें। अच्छा रबर बैंड पीछे ब्लेड में पहने और यूं करें। अच्छा ये पूरे ब्लेड हैं, उनको पीछे उनके अंदर ऐसे उनको पहनाया है पीछे रबर बैंड बना के और उंगलियों में पहन लिया। ओ चले अब आपकी बारी। ये किस तरह से कटेंगे ये अब आप आपके सामने देखेंगे। ये एक नया स्टाइल, नया टेक्निक के ब्लेड के साथ बाल कट रहे हैं। बहुत जल्द फ्री भी हो जाता है इंसान इससे। अच्छा जी फ्री मतलब यानी कि कटिंग यानी जल्दी कि हो जाती है। इसका कटिंग करने के बाद इसकी लेयर्स होनी चाहिए, यानी कि वो जब लेयर्स होती है ना हाँ तो इसके टिप्स बन जाते हैं, अच्छा जिगजैग हो जाते हैं। ये देख रहे हैं? हाँ जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे इसका जैसे जैसे आप हाथ लेके जाएंगे वैसी वैसी साथ साथ हाथ के साथ साथ बाल कटते जा रहे हैं। ठीक है। अक्सर दोस्तों के बच्चों के बच्चियों के बालों में कर्लिंग होती है, वेट ज़्यादा हाँ। वेट ज़्यादा होता है, वेट हाँ। कम हो जाता है, वॉल्यूम कह सकते हैं आप। अच्छा वॉल्यूम कम करने के लिए जिन कम लोगों का करने बहुत के ज़्यादा वॉल्यूम है, कर्ली बालों का खास तौर पे है ना, जी उनका ब्लेड के थ्रू इस तरह बाल। कोई केराटिन करवाते हैं, आम वेला स्ट्रेट हाँ बहुत करवाते से हैं। लोग सर के जैसे बाल कम करवाते हैं जी क्योंकि सारा खून तो बाल पी जाते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा घने बाल होते हैं। जी हेयर स्टाइल भी तरीके से बना नहीं पाते तो फिर वो इस तरह अंदर अंदर से ब्लेड के थ्रू बाल कम करवा सकते हैं। अच्छा ये भी आपने सिखाया प्रोफेसर साहब? जी जी ये सब कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं। हमारा कॉलेज है हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज, वहाँ पे आप ये इसकी ट्रेनिंग देते हैं जी ना? जी 1 साल का डिप्लोमा देते हैं हाँ और पूरे पाकिस्तान में हमारी यूनियन है। अच्छा ओके। ये देखिए और- कितने सारे बाल हैं। हाँ कितने सारे बाल सही ये तरीके से। पीछे बैठे हैं हमारे दोस्त शहबाज मजीद जो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। हाँ मेकअप भी ब्लेड से करते हैं, कैंचियों से नहीं करते हैं? कैंची से नहीं करते, मेकअप से करते मेकअप हैं। मेकअप से करते हैं। मैंने कहा ये सारी नई टेक्निक है, वो भी कहीं कोई नई टेक्निक ना हो। नहीं वो भी नई टेक्निक से आपको दिखाएंगे। क्या उसमें मुंह पे ब्रशेस लगाते हैं जी, या जी। कुछ और? वो आग बताएं। तो नहीं लगा देते मुंह पे? नहीं नहीं आगे माचिसों से तो नहीं करते? भाई नई टेक्निक से नया ट्रेंड है भाई, स्टाइल है। ये देखे कितना अच्छी तरीके से बाल। अच्छा मुझे शुरू में घबराहट हो रही थी कि पता नहीं किस तरीके से, मगर सारा कुछ टेक्निक के थ्रू जी जी ये काम हो रहा है जी। टेक्निक से होते हैं सारे काम। हाँ डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट टेक्निक ये है। हर वेरी बंदे- नाइस, शाबाश जी बहुत अच्छा।
एक नया स्टाइल था, मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, मैं डर रही थी क्योंकि बीइंग एन एंकर मैं उसी चीज़ को प्रमोट कर सकती हूँ जो मुझे लगता है कि सही है, ये नहीं है, तो मैं थोड़ा इसलिए डर रही थी कि भाई ये काम एक बच्ची के साथ भी होने लगा है, 16 कैंची का इनका भी होने लगा है। बट एनीवे दिस वाज नाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और आज हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं है चंपी, दुबई वाले बॉस ने चंपी सिखाई है। नहीं चंपी नहीं, ये बालों को आपको माइक नहीं लगा हुआ। अब मुझे आगे मेरा शो बोलने देंगे तो मैं अपना थोड़ा काम भी कर लूँगी। अच्छा, इस भाई को बोलने का बहुत शौक है, उसको माइक कोई नहीं लगाया हमने, इसीलिए जानबूझ के को बहुत बोलता है। अच्छा, मगर काम अच्छा था। आप लोग भी अगर करवाना चाहते हैं, नए ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, कोई टिकटॉक बनवाना चाहते हैं, कोई ऐसी अपनी वीडियोज़ के लिए, तो यू कैन गो टू देम और ये हेयर कट करवा सकते हैं। रही बात आज हमारे प्रोग्राम में क्या किया है, तो आज हमारे प्रोग्राम में थैलेसीमिया के ऊपर बात करेंगे। इसलिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं या उनकी किसी फैमिली में, घर में किसी को ऐसा मसला है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे माहिरीन हमारे साथ होंगे। उसके अलावा आज हमारे प्रोग्राम में बच्चों की वैक्सीनेशन के ऊपर बात करेंगे कि बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। ऑल्दो हम तो यही सुनते आए कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवा दो तो जान छुड़वा दो, और जिन लोगों की रह गई है, जिनको नहीं लगी है, तो उसके क्या अब प्रोसेस हैं आगे, किस तरीके से वो लगवा सकते हैं। साथ फिर बच्चों का जो टिफ़न है उसके ऊपर बात करने के लिए भी हमने हमारे माहिरीन को बुलाया, जो आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारी माहिर ग़िज़ायत आएंगी और वो आपको बताएंगी कि कौन कौन से ऐसे टिफ़न हैं बच्चों के सुबह सुबह जो आपको लंच बॉक्स में उनको बना के देने चाहिए, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो प्रोटीन्स मिनरल से भरपूर है और बच्चों की नशोनुमा के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। आप लोग भी साथ कहती है मॉर्निंग विद फिज़ा, देखते रहिए इंशाल्लाह। वेलकम जी, मैं सारी ज़िंदगी आपको देखा तो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर। पता है बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस पे बात करना। मुझे लगता है आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे पैसे वाले हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे मीडियोकर हैं, किसी भी तबके से हैं, कैसे भी हैं, आपके घर में आज भी वैक्सीनेशन कराने को पता नहीं क्यों अजीब समझा जाता है। दादियाँ नानियाँ मोस्टली ये कह रही होती हैं कि क्यों वैक्सीनेशन होनी है, ये क्या है 11-11, 8-8, 10-10 ये टीके लगने, हर 2 महीने बाद जाना है बच्चे ने, ये क्या तरीका है जाके वैक्सीनेशन करवानी है, छोटे से बच्चे को टीका लगा के बुखार करवाना है। हमने भी तो बच्चे पाले हैं, हमने भी तो बच्चे रखे हैं, एक टीका लगता था वो ये निशान है ना तुम लोगों का पैदाइश का, बस यही लगा है, यही होती थी एक वैक्सीनेशन। ये कितना टीका तुम लोग लगवा रहे हो, ये सब ड्रामा है, ढोंग है, ये पैसे जो है ना बनाने वाली कहानियाँ बनाई हुई हैं, बस लोगों को घेर रहे होते। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्या ये सही है, गलत है, क्या वैक्सीनेशन वाकई सिर्फ एक ड्रामा है, या नहीं कराएं तो क्या सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे लाइफ पहले चलती थी। पहले भी तो लोग नहीं करवाते थे, और आज के दौर में ये वैक्सीनेशन वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है बिनिश अली को, पेडिट्रिशियन है, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं जी? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रो तो आपने मेरा सुन लिया, तो पहले मैं चाहूँगी इधर से ही बात शुरू कर दें, फिर मैं आपसे पूछूंगी वैक्सीनेशन के बारे में कि ये जो लोग हैं अभी भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, हमने भी अपने बच्चे पाले थे, ये क्या तमाशा है? अच्छा, आई टोटली एग्री, क्योंकि मैं अपना क्लिनिक भी कर रही हूँ तो, और मैं सुबह हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट में भी काम करती हूँ, तो हम बहुत से केसेस ऐसे ऑब्जर्व होते हैं, और एजुकेटेड पेरेंट्स आए होते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो आप सोच नहीं सकते कि जी ये इनके हालात ये होंगे। वो आके मदर्स बता रही होती हैं कि ये तो हम छुप के आए हैं, हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, क्योंकि हमें अलाउ नहीं हो रहा कि जी बच्चों को वैक्सीन कराएं, क्योंकि जब वैक्सीन कराएं तो उन्हें लगता है कि जी ये तो हम शायद कोई उसको फ़ायदे की बजाय कोई नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत से पेरेंट्स, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करूँगी कि मेरे पास अभी भी आते हैं, और बहुत मुश्किल से आते हैं, क्योंकि उनको होता है कि कम से कम जितनी एफ़र्ट हम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं हम उसको करें। तो देखने वालों को बताइए ना बिनिश कि ये जो वैक्सीन है ये होती क्या है और ये किन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है? अच्छा, जो बेसिकली होता क्या था कि जब वैक्सीन हमारी नहीं अभी बनी थी, तो ये होता था कि वैक्सीन से पहले हमारी बहुत सी ऐसी डिजीज़ जिनको हम बचा सकते थे, प्रिवेंटेबल डिजीज़ थी, वो हम ऑब्ज़र्व करते थे बच्चों में, और हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था। फिर जब हमारा ये एक वैक्सीन प्रोग्राम जिसे हम EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये डेवलप हुआ, तो उसके बाद से हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बच्चों में उन बीमारियों की जो फैटल डिजीज़, जो इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई गई, तो उनमें कौन सी डिजीज़ हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन तो ट्यूबरक्लोसिस, जो TB की बीमारी है, ठीक है। जैसे कि वो बर्थ पे हम उस बच्चे को TB की वैक्सीन दे देते हैं,
और उसके अलावा जैसे आपने देख के सुना होगा तपेदिक होती है जिसे हम डिफ्थेरिया कहते हैं, काली खांसी जिसे हम पर्टिसिस कहते हैं, और टेटनस जिसे हम तशन्नुस आप कहते हो, और इसके अलावा सबसे कॉमन हेपेटाइटिस बी जो काला यरकान होता है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए जो आजकल अब समर क्योंकि शुरू हो गया है, समर से रिलेटेड ये वाली डिजीज़ हैं, और टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड ये वो चीज़ें थी जो हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर यही बात है कि अगर हम वैक्सीन्स नहीं देते तो ये इजीली बच्चा कैच करता है, और फिर सम टाइम इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है कि जिसमें डेथ रेट्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। ओह माय गॉड। तो आप कहती हैं कि ये सारी वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बच्चों को लगवानी चाहिए। किस एज से शुरू जाती हैं वैक्सीनेशन? अच्छा, ये वैक्सीन जो होती है ये बर्थ पैदाइश पे, जैसे अब न्यूबॉर्न हमारे पास आया है तो हम उसको BCG का जो TB का टीका होता है वो लगा देते हैं, जो राइट सॉरी टू कट यू, वो एक यहाँ पे जो निशान होता है वो वाला। अच्छा, एक और मैं आपसे बात करना चाहती थी, शायद आप उसको इसमें ऐड कर लें जवाब में, कि जब हम मुल्क से बाहर अगर बच्चा पैदा करते हैं, अब्रॉड अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो साथ, जब बच्चा जा रहा होता है हॉस्पिटल से, तो वो साथ में विटामिन D जो है ना बच्चे को पहले ही दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है सीन कि बच्चा पैदा किया तो उसके बाद जो ऐसे कोई विटामिन या ऐसे कोई शॉर्ट्स या कोई चीज़ बच्चों के लिए आप प्रिपेयर करें और बच्चे की पैदाइश के साथ ही दे दें। वहाँ पे तो विटामिन D बच्चों को पहले ही रेकमेंड कर दिया जाता है पैदाइश के फ़ौरन साथ। अच्छा फिज़ा, आप यहाँ पे भी हो गया है कि जैसे अभी हमारे पास न्यूबॉर्न आया है, अगर फर्स्ट डे पे ही आया है तो हम उसको एडवाइस कर देते हैं कि विटामिन D के ड्रॉप्स आपने डेली लेने हैं और आपने 2-3 मंथ्स ये ड्रॉप्स बच्चे को लाजमी देने हैं। अच्छा, तो ये अब रिकमेंडेड है। अब ये यहाँ पाकिस्तान में भी रेकमेंड। और ये क्यों ज़रूरी था विटामिन D? ये लोगों को पता है ना। देखें, मेरी ऐसी बहनें हैं जो बहुत दूर देहात में रहती हैं, आपको पता है लख्ते जिगर सब माओ के लिए एक जैसा ही होता है, चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे जिस तरीके की भी हैं। जिनका लख्ते जिगर है वो, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा पैसा दौलत सब चीज़ों से कीमती उनके पास उनकी औलाद है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और माएँ सब सांझी होती हैं। तो उनको पता चलना चाहिए ख़ास तौर पे कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से ऐसे मिनरल्स, कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन सी वैक्सीनेशंस जो है वो उनको स्पेशली देनी है ख़ास तौर पे बचपन में। तो ये उर्दू वाली ज़बान में जो हम एक तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, थोड़ा सा उर्दू वाली ज़बान में भी समझा दीजिएगा कि विटामिन D क्यों ज़रूरी है और ये विटामिन D है क्या उनके लिए। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने कहा ना पेरेंट्स का, बड़े बच्चे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ का, उसके बगैर तो हम कोई चीज़ अपनी कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो आजकल पेरेंट्स इतने कंसर्न हो गए हैं कि जैसे मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि शायद अपने लिए वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ थोड़ा सा हो जाए तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास रश करते हैं कि जी हमारे बच्चे को ये हो गया है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग कि चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे अपने बच्चों के लिए, ठीक है। वो जैसे भी आपके अपने, और उनकी कोशिश होती है अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और खुद भी कहते हैं आप इसकी अच्छी सी दवाई लिख दें हम ले लेंगे। हाँ, ये देखें, चाहे वो जितनी भी महंगी हम ले लेंगे। क्या बात है। अच्छा, अब बात रहेगी कि विटामिन D क्यों ज़रूरी है। तो विटामिन D इसलिए ज़रूरी है कि आपने, क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश होती है ना तो आपने देखा है कि उसका सर बिल्कुल नरम होता है यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि अभी उसके सुचर्स जो बोन की हड्डियाँ, जो स्कल की हड्डियाँ होती हैं वो अभी इस तरह मर्ज नहीं हुई होती, ठीक है। तो स्पेस होता है। ये अल्लाह मियाँ की कुदरत है, क्योंकि उसने ब्रेन ने ग्रो करना होता है तो अल्लाह मियाँ ने उसकी बोन्स को भी सेपरेट रखा होता है, ठीक है। तो आप विटामिन D इसलिए देते हो बच्चों को कि उनकी अभी बोन बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो बोन की ग्रोथ के लिए देते हो। आपने एक हमारा ये भी अलमिया है कि जैसे सर बनाने वाली बात आपने बहुत से लोगों से सुनी होगी, हमने भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि बच्चा छोटा होता है जी, इसको आप हार्ड सरफेस पे लटाएं, सर बनाना है, सर बनाना है। तो विटामिन D इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग सर बनाने में। ठीक है, आपने वो चीज़ें नहीं करनी, वो चलें वो मिथ्स हैं जो हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि जी नीचे लटा दे, कोई पिल्लोज बना दें। हाँ, मगर इसका मेन ये है कि विटामिन D ये पर्पस के लिए काम होती है, उसके हेड शेप के लिए, उसकी बोन्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है। अच्छा बिनिश, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वैक्सीन पहले किस मंथ में कौन सी लगती है, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी लगती है। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ बिनिश अली मौजूद है और हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, जो बच्चों की ख़ास वैक्सीनेशंस होती हैं किस एज से शुरू होती हैं। तो अब पूछते हैं बिनिश से, जी बताइए मुझे कि ये वैक्सीनेशंस जो हैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों की किस एज से शुरू हो गई हैं और पहली कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी हैं और कौन कौन सी ज़रूरी है।
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करती जाऊँ। वैक्सीन्स में अभी आपको बताती हूँ कि कुछ वैक्सीन जो हमारी गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं, जिसको हम EPI प्रोग्राम कहते हैं, और जो कुछ वैक्सीन्स नहीं हैं वो फिर मैं आपको भी सेपरेट से बता दूंगी, जो आपको प्राइवेट लेना पड़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के EPI प्रोग्राम में सबसे पहले बर्थ पे हम TB का टीका लगा देते हैं, जो राइट आर्म पे हम लगाते हैं, और साथ पोलियो के ड्रॉप्स दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 16 हफ्ते पे बच्चे को बुलाते हैं, या आप इस तरह कह लें 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पे। ठीक है। उसमें अब ये क्या होता है कि जैसे हमने उसमें एक टीका होता है, इंजेक्शन, जिसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट। उसमें 5 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन होती है। कौन कौन सी? जिसमें डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया जैसे हम जिसे कहते हैं तपेदिक, ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम उसको कहते हैं काली खांसी, पर्टिसिस, ठीक है। फिर अब टेटनस, तशन्नुज कहते हैं जिसको, ठीक है। और H इन्फ्लुएंजा B, जो कानों के इन्फेक्शन या गर्दन तोड़ के लिए वो इंजेक्शन होता है। अच्छा, इसके साथ हम उस बच्चे को रोटा के ड्रॉप्स दे देते हैं, जो पिलाते हैं। वो ड्रॉप्स बेसिकली पेट के इन्फेक्शन, जो हैज़ा वगैरह होता है, उसके लिए होता है। और एक और इंजेक्शन लगाते हैं जिसे हम नीमोकोकल इंजेक्शन कहते हैं, जो नमूनिया के लिए और गर्दन तोड़ बुखार के लिए होता है। अच्छा, अब ये हम डोज 1 लगाते हैं, जो हम 6 हफ्ते पे लगाते हैं। ठीक है। इसके साथ हम पोलियो ड्रॉप्स भी दे देते हैं। इसी तरह अब जो 10 हफ्ते पे बच्चा आएगा तो उसको ये 2nd डोज मिल जाएगी। ठीक है। अब जब 16 वीक्स पे हमारे पास बच्चा आता है तो उसके साथ ये वाली इसकी 3rd डोज मिलती है, और इसके अलावा उसमें हम जो ऐड कर देते हैं वो एक इंजेक्टेबल पोलियो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। और अब बाकी 9 मंथ पे आप बच्चे को बुलाते हो। 9 मंथ पे फिर आप जो खसरा वाली वैक्सीन है, मीज़ल्स, वो हम उसको लगाते हैं। अब मीज़ल्स के साथ हम उसको एक इंजेक्टेबल पोलियो लगाते हैं, और पहले तो वो ड्रॉप्स ले रहा था ना। अच्छा, ये वाले सारे आपके EPI प्रोग्राम से अभी चल रहे हैं? EPI जो गवर्नमेंट में अवेलेबल है, और इसके साथ टाइफाइड की वैक्सीन लग जाती है। फिर बच्चे को आप एक 15 माह की एज पे बुलाते हैं, जिसमें हम मीज़ल्स की दूसरी डोज लगाते हैं। ठीक है। और फिर 18 माह पे, जिसमें हम वही बूस्टर डोज लगाते हैं, जो हमने इसको 10 हफ्ते पे, 6 हफ्ते पे हमने वो जो 5 बीमारियों के अगेंस्ट पेंटावेलेंट लगाया था, वो उसकी बूस्टर्स लग जाए। अब ये व्हाई दिस बूस्टर्स इज इम्पोर्टेंट, दिस वैक्सीनेशन? मतलब ये चीज़ ऑलरेडी बचपन में एक बार दे दी गई थी, जब वो माँ का बच्चा था, 15 माह तक की एज में उसको ये वैक्सीनेशन मिल गई, एंड आफ्टर दैट देन फिर उसको एक पैकेज बूस्टर के नाम पे लगाया जा रहा है। ये क्यों ज़रूरी है? अब क्या ये ज़रूरी है, या बस इसको छोड़ मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत से पेरेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन भी करते हैं आके कि हमने तो वैक्सीन पूरी करा ली, तो अब हम बूस्टर डोजेस पे क्यों पैसे वेस्ट करें? तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब आपने 80% उस बच्चे की प्रोटेक्शन कर दी, उसको वैक्सीन्स कराई, इतनी मेहनत की कि आप उसको पैसे भी एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, आप उसको लेके भी आ रहे हैं, और उसके साथ जब अब रह गया, जब जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती जाती है, एंटीबॉडीज़ लेवल जो हमारे अंदर बना होता है वैक्सीन देने की वजह से, वो कम होता जाता है। अब बूस्टर का मकसद होता है कि हम जब दोबारा से वो वैक्सीन देते हैं तो जो एंटीबॉडीज़ लेवल, जो प्रोटेक्शन लेवल या जो इम्यूनिटी लेवल कम हुआ होता है, वो बूस्टअप कर जाता है, वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाता है। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर आगे एज में किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ती? मतलब जब बंदा जैसे मेरी एज का हो, आप और बाकी अगर कोई ज़ईफ़ एज में चला जाए तो उनको ज़रूरत पड़ेगी? अच्छा, इन वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन जो आप कहते हैं, वो हमारे ये होता है कि एल्डरली जो बेचारे ज़ईफ़ लोग होते हैं, उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनमें हम लगा सकते हैं, और वो हर साल लगती है। इसके अलावा कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी वैक्सीन जब पूरा हो जाता है स्केड्यूल, अगर आप इसके अलावा 3-4 एडिशन जो मैं आपको भी बता रही हूँ, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, वो भी लग जाती हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जो फ्लू वैक्सीनेशन होती है उसके बारे में बता दें, वो जब सर्दियाँ आने लगती हैं उससे पहले लगवानी पड़ती है, या फिर सर्दियाँ जब आ जाए, मौसम बदल जाए, उस वक्त भी लगा सकते हैं? अच्छा, इसका ये होता है कि अगर आप सर्दियाँ स्टार्ट होने से मंथ से पहले लगवाएं तो मोर बेटर फॉर यू, कि उससे ये होता है कि बेसिकली ये वो फेटल स्ट्रेन्स या वो डेंजरस स्ट्रेन्स होते हैं फ्लू के, जिनको ये बड़ा अच्छा कवर करते हैं। और ये हर मौसम में लगा सकते हैं, हर साल, और लगानी पड़ती है क्योंकि इसका 1 साल का होता है। टाइम में पर शॉर्ट है, लास्ट मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि जो वैक्सीनेशन जो मिस हो जाती हैं उसको आगे बच्चों को लगाई जा सकती हैं? जैसे ये बचपन के 15 माह वाली वैक्सीनेशन होती हैं, वो आगे एज में लगा सकते हैं बच्चों को? हाँ जी, बिल्कुल। जिन पेरेंट्स की वैक्सीन बच्चों की मिस हो गई हैं, उनमें कॉन्सेप्ट होता है कि अब तो हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट कर दिया, 9-10 साल का तो अब नहीं लगेगा, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हर एज के रिलेटेड अगर आपका बच्चा, आपकी एज उसकी बड़ी भी होगी है, तब भी वो वैक्सीन हैं जो ज़रूरी हैं उसके लिए,
स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो डिजीज़ जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे स्पेशली MMR जो जिसमें खसरा आ जाता है, कान भेड़े बहुत ज़्यादा हमारे पीछे फैला था कि स्कूल में पूरी क्लास ही बच्चों के साथ इस तरह आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप उसको जो है टाइफाइड की वैक्सीन उसे थैंक यू सो मच बेनिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आंखें खोली हैं वैक्सीनेशन के मुताबिक। जिस तरीके से आपने हमें बताया, आई लाइक के सब इसको फॉलो करें उसी तरह। और ख़ास तौर पे ये बात सुन लीजिए कि पाकिस्तान में पोलियो हो गई, काली खांसी हो गई और बहुत से ऐसे अमराज हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा है, तो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल कीजिए। कुछ जो है एक्सपेंसिव हैं ये वैक्सीनेशन, जैसे 6000 की 8000 की भी लगती हैं, मगर कुछ जो रेकमेंडेड है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी लगती हैं तो प्लीज़ लगाइए ज़रूर। आपके बच्चे से कीमती आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट वैक्सीन होना वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास ज़बरदस्त सी समरा साबिर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है, और आज हम इनसे बात करेंगे बच्चों के लंच बॉक्स के ऊपर। सारी माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स को लेके। अच्छा, मैं बताऊँ, परेशान तो हल्की आंच में मैं भी हूँ, इस वजह से कि अभी बड़ी मुश्किलों से मैंने फ़राल का काम कराया है। जो मेरी बेटी है 9 साल की हो गई है, 3 फ्लोर का, वो जो नहीं काम पे जाते हैं मियाँ, उनके 3 फ्लोर वाला टिफ़न होता है ऐसे पकड़ के, तो बीवियाँ उनको पूरा खाना दे के भेजती हैं। उसी तरीके का वो 3 फ्लोर का टिफ़न पूरा बना के जो थी ना वो लेके जाती थी, जिसमें पहले फ्लोर में उसका आलू गोश्त शुरवे वाला, नीरा शुरवे वाला आलू गोश्त होता है, उसके बाद उसमें चावल होते हैं, फिर नीचे हल्की आंच में उसके पराठे, उसके साथ कुछ कच्ची सब्जियां होती हैं। फिर इसी तरह दाल रात को बन जाए, दाल चावल बन जाए तो सुबह दाल चावल स्कूल में ले जाएगी, रात को टिंडे गोश्त बन जाए तो टिंडे ले जाएगी, भिंडी बन जाए तो भिंडी रोटी पर रख के ले जाती है, ठीक है, साथ में कच्ची मिर्चें ले जाएगी, फिर कच्ची सब्जियां ले। इस तरह की उसकी ऐसी मैंने रूटीन कर दी थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी कि रात को खाना अपना पूरा नहीं होना, उसके सुबह स्कूल के लिए लंच बॉक्स निकालना है। फिर जब लंच बॉक्स वो खोलती थी तो बाकी जो बच्चे हैं वो फिर उसके साथ शायद उसको एम्बेरस भी फील करती हो कि मैं घर का खाना लेके आई हूँ, तो बाकी बच्चे अपना ज़रा स्टैंडर्ड वाला खाना खा रहे होते हैं। अब मुझे लगता था मेरे लिए यही स्टैंडर्ड है, क्योंकि मेरी अम्मी, मैं स्कूल, मेरा घर पास था, तो मेरी बहनों को जो थी वो टाइम पे जैसी लंच बन जाता था गरम गरम, तो वो लंच टाइम पे गरम खाना भेजती थी लंच पे, और मैं स्कूल में खाना खाती थी। तो मेरी भी वही आदत है, मैंने भी अपनी बच्ची को ऐसे पाल लिया। अब वो ना नगेट्स खाती है, ना वो उस तरह की कोई फास्ट फूड खाती है, ना वो उस तरह के बाज़ारी खानों में, तो मैं अब पड़ गई हूँ परेशान। अब परेशान मेरी तरह मैं हूँ, आप अपनी तरफ से होंगे। जिस तरीके से भी आप लोग परेशान हैं, आज हम इसीलिए बात करने के लिए हमने यहाँ पे समरा को बुलाया कि हम पूछें कि जो हेल्दी डाइट है वो क्या है बच्चों की, जो स्पेशली हमने उनको लंच बॉक्स में देनी है, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। चले जी समरा, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, जज़ाकल्लाह। और ये मुझे बताइए सबसे पहले कि ये बच्चों का जो टिफ़िन है वो कितना हेल्दी होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, और किस किस किस्म की ग़िज़ाएँ उसमें ज़रूर देनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी, जो भी आपने बताया ना कि फ़रियाल का आप ये लंच बॉक्स उन्हें भेजती हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये 100% बिल्कुल ठीक है। और अगर वो बच्ची उस चीज़ को पिक भी कर रही है तो ये 200% ठीक है। अब रात को लड़के उसने तो मुझसे आलू के कबाब बनवाए हैं, वो चिकन शौक से खाती नहीं, तो उसने कहा आलू के कबाब, उसमें मैंने नींबू डाल के खट्टा करके, वो बोंडे नहीं होते, उसको रोल की शेप में, तो गोल बॉल की शेप में, तो फिर कबाब की शेप में बना दिए। अब उसके साथ रोटी छोटी शौक से खाती नहीं, तो 3-4 बना के शेप की ले गई है तल के। ऐसे होता है। लेकिन मैं खुद आपकी ये बात सुन के मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ है कि लेकिन बच्चे आजकल ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, सब्जियां नहीं खाते, और ये जो आप कह रही हैं कि चावल लेके जाना, ऐसे बच्चे इनसे बहुत अवॉइड करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बात करूँगी कि हमारे पेरेंट्स, मतलब ये जो आजकल की जनरेशन है, ये जो हमारे पिछले पेरेंट्स थे, जो वो खाते हैं बच्चे वही पिक करते हैं, ठीक है। जो माँ ने देना है बच्चों ने वही पिक करना। अगर आजकल के बच्चे लाइक नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, ठीक है, वो सारे दिन फ्राइज खाते हैं या वो नगेट्स खाते हैं, इस तरह की वो चीज़ें खाते हैं, या ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो माएँ मना नहीं कर सकती। जो माएँ उन्हें ला के दे रही हैं, ऑर्डर कर रही हैं, जो बना के दे रही हैं, बच्चा तो वही खाएगा ना। अगर अब यहाँ पे मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो वो वाकई कहता है नहीं मैडम, हमारे तो ये जेनेटिकली बेस्ट ही है, ठीक है, ये हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा डाइट से, हमें अच्छा। ये ना हमारा पीछे से सारे अम्मियाँ दादियाँ सारी इसी तरह की वो मोटी हैं। बंदा पूछे जेनेटिकली इज़ अनदर थिंग, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अनदर थिंग। अब आपके घर में अगर सदियों से घी में खाना पकता हुआ आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जेनेटिकली, वो तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना। लाइफस्टाइल अब देखो, अब अगर माँ पीछे से हेल्दी खा रही होगी, वो ऐसे सब्जियां खाती है, कच्ची सब्जियां खाती है, या वो बैंगन को भिंडी को प्रेफर करती है, तो बच्ची भी वही करेगी। फराल का तो फेवरेट है
बैंगन आलू पका दो तो 3 दिन तक खाती फिर है। फरियाद मेरी पे गई है। मैं उस दिन रिसर्च पढ़ रही थी, आई गेस बैंगन को उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड वाइड सबसे नापसंदीदा वेजिटेबल है, बट मैं कह रही थी कि मुझे पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद उसे है। मुझे भी ये बहुत पसंद। मैं कहती हूँ पता नहीं लोग कैसे जो ये नहीं अच्छा खाते। एंड में जब पक जाए ना बैंगन आलू, तो उसमें तो इमली डाल दो तो इतना मजे का हो जाता है। थोड़ा सा इमली पानी घोल के जी, डाल दो, ऐसी है। ओए होए तबाही। अच्छा मुझे फिर बताइए, ये जो सुबह सुबह का नाश्ता है बच्चों का, वो किन किन चीज़ों से भरपूर होना चाहिए और कौन कौन सी आइटम्स जो है हमने टिफिन में रखते हैं? चले पहले हम ना थोड़ा मैं लंच को एलेबोरेट करती हूँ, फिर नाश्ते की तरफ जाते हैं। अगर लंच की बात करें तो एक ये भी हमारे बड़ा इशू है कि जो आजकल की माएँ ना वो ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करती। अच्छा हाँ, ये जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे पास अगर बच्चे आते हैं ना चाइल्डहुड ओबेसिटी के, तो उनके जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो वो माएँ क्या करती हैं, 1-2 डोनेट रखती है लंच में, ठीक है, थोड़ी सी फ्राइज रख दी, या जो है रात को कोई शवारमा पिज़्ज़ा बर्गर मंगवा के रख लिया जो रात को खाया हुआ है। अगर वो बच गए तो बच्चों को गर्म करके टिफ़िन में आप लंच में ले जाओ। यहाँ से आपकी लीड क्लास शो नहीं होती है। आपके एक हेल्दी वे में अगर आपका बच्चा हेल्दी है, क्लास में वो अच्छी पोजीशनिंग ले रहा है, उसका ब्रेन अच्छा काम करे, तो ये आपके लिए वो एक अच्छी बात है, ना कि ये कि आप उसको फ्राइज़ या डोनेट। ये मैंने बड़ा कल सुना हुआ है मेरे पास, इस मंथ से या लास्ट मंथ से जितने भी आ रहे हैं ना बच्चे, तो मैं कह रही है कि बच्चे खाते डोनेट है। अब हम क्या करें, अब हम लोग रात को फ्रिज में रखे होते हैं तो 2 लंच में रख के दे देते हैं। अब देखिए सुबह सुबह एक तो बच्चा घर से कुछ नहीं खा के जाता है या थोड़ा बहुत खा के जाता है, फिर आप उसको इतना कार्बोहाइड्रेटेड और इतनी आर्टिफिशियल शुगर आप उसको वहाँ पे दे देते हो, जिसकी वजह से उसका ब्रेन भी प्रॉपर काम नहीं करता। अच्छा ये चिप्स का बड़ा ट्रेंड हो गया, बच्चों को चिप्स के पैकेट दिला देने, तो 2-3 चिप्स के पैकेट जो आपको खोल के रख देना टिफिन में, या फिर वो अलग से साथ में बैग में रख देना। एक तो लंच में बच्चों ने वहां से भी कैंटीन से भी चिप्स ले लेनी है, और एक वो माएँ जी खोल के ना वो उन्हें टिफिन बॉक्स में डाल देती हैं। अब देखिए उनकी सारा दिन की प्रोटीन इनटेक, मिनरल्स, वाइटामिन्स वो कहाँ गए हैं, सिर्फ आप उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो। और फिर सबसे जो है हैरत अंगेज बात है कि बच्चे ने घर आके फिर फ्राइज खाना है, तो बहर में अम्मी को कहना है मेरे आने से पहले फ्राइज पके होंगे तो मैंने स्कूल जाना है। ये होता है। फिर शाम में अगर आपके घर में कोई 4-5 बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप लोग फिर रात को बाहर से ऑर्डर भी कर रहे होते हो, तो अभी उसके अंदर फ्राइज होता है या बर्गर या पिज्जा या शॉर्मा, वो सारे एक कैटेगरी हो गई। फराल को वो केचप की आदत तो नहीं है, मगर उसको पुदीने की चटनी जरूर चाहिए होती है हर खाने के साथ भी, तो टिफिन में भी। फिर तो आप मुझे फिराल से एक दफा मिला दे, मैं भी केचप नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा? ये नेचुरल चीजें, ये नहीं मैं कहती केचप में वैसे नुकसान है? केचप में क्यों नहीं है, देखिए केचप के अंदर शुगर की क्वांटिटी और सॉल्ट ये बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा तो बच्चे केचप ही खा रहे होते हैं जितने भी हम देखते हैं। यही तो हम गलत करते हैं ना। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स, आजकल की जो जनरेशन की मदर्स हैं, वो एजुकेट होंगी तो बच्चे आगे जाएंगे। अगर जब तक उन्हें ही नहीं पता कि केचप, अब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है तो शायद मेरी फील्ड है तो वो दैट्स व्हाई मैं केचप नहीं खाती, मुझे वैसे नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप नेचुरल उन्हें पुदीने, नारदाने, धनिया की चटनी बना के दें, ब्रेड के ऊपर वो लगा के दें। आप उन्हें आर्टिफिशियल माइनीस लगा के दे रहे होते हैं, आप साथ में उन्हें जो है जैम और ये चीज़ें होती हैं बच्चों के नरिशमेंट के लिए ज़रूरी भी होती हैं। ये मैं आम का जो मुरब्बा बनाती हूँ घर में, हम लोग फिर ये खा रहे होते हैं पराठे के साथ, इतना मजे का लगता है, आलू बुखारी की चटनी, हम ये खाएं या नहीं खाएं? ये देखिए नेचुरल घर में जो चीज़ बनी हुई है ना, अगर आपने घर में माइनीस बनाई है, अगर आपने घर में केचप बनाई है, तो वो आप खा सकते हो। एक आप बाहर के फूड को घर के फूड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। केचप और माइनीस तो खैर मुझे तो नहीं आती बनानी, मुझे लगता है बाकियों को भी नहीं आती होगी, मगर ये आलू बुखारी की चटनी बिल्कुल जो तिल डाल के बनती है वो, और दूसरा ये जो आम का मुरब्बा होता है, इस तरह का ये सेब का मुरब्बा होता है जो हम बड़े रोटी के साथ, पराठे के साथ, कभी ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं, तो इज दैट ओके? बिल्कुल ओके, क्योंकि ये एक तो ये नेचुरल घर में बना हुआ है, ठीक है, हाँ, घर का दूसरा ये है कि ये एक कह लो कि आपको मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग ना इस चीज़ में भी बड़ा वो हो जाते हैं कि ड्राई फ्रूट और जो है नट्स, हमें लगता है ड्राई फ्रूट और नट्स इज अ सेम थिंग, जबकि ड्राई फ्रूट और चीज़ है, नेचुरल फ्रूट और चीज़ है, और जो है वो नट्स और चीज़ें। अगर आपने ऐसे घर में कोई बनाया हुआ है, लाइक मुरब्बा बनाया हुआ है या कोई भी अचार बनाया हुआ है, तो आप इसको मज़ीद नरिश कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी नट्स लें, ड्राई फ्रूट की बात नहीं कर रही हूँ, अब लोग ड्राई फ्रूट को भी वही पिक करते हैं। अब ड्राई फ्रूट की एग्जांपल है, जैसे हमारे पास होता है आलू बुखारा, फिग, ड्राई फिग, ठीक है, अंजीर। अब जो नट्स होते हैं वो हमारे पास वो क्या कहते हैं, पीनट है, हमारे पास बादाम है, अखरोट है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोग क्या करते हैं, नट्स और ड्राई फ्रूट लोगों को लगता है कि ये एक ही चीज़ है। अब आपने क्या करना है, बादाम लेने, अखरोट और ऐसे काजू पिस्ता, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट लेके इनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जब आपने रोटी के ऊपर इसकी पूरी रेसिपी मैं ब्रेक के बाद सुनती हूँ ताकि डिटेल में वन गो में आपसे समझ सके। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा और हम आज बात करें बच्चों के लंच बॉक्स के ऊपर, हेल्दी डाइट के ऊपर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात कर रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं समरा जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है और वो हमें बताने लगी हैं अब एक ऐसी मल्टीविटामिन जो कि बच्चों की जो सारी ग़िज़ाएँ हम उनको दे रहे हैं, लंच बॉक्स में दे रहे हैं, सारा दिन उनको खाने में दे रहे हैं, उसमें अगर कुछ मिस हो जाता है तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी, पूरी हो जाएंगी। तो बताइए जी, वो कौन सी मल्टीविटामिन है जो हम बना सकते हैं? आपने 1 अदद बादाम लेने, साथ में 1 अदद अखरोट, काजू और पिस्ता सेम आपने क्वांटिटी में लेने हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो आपने इनकी क्वांटिटी 1 पाव 1.5 पाव जितना भी आपने उसके अकॉर्डिंग इसको ले लेना है। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स अलसी, ठीक है, ½ टीस्पून वाइट तिल, ठीक है, ठीक है, ये लेने। और इसके बाद आपने कोई भी जो है पाउडर्ड मिल्क कोई भी ले लें, किसी भी ब्रांड का, कोई मसला नहीं है, मगर पाउडर फॉर्म में हो। इन सबको आपने मिक्स करना है। इसके बाद अगर कोई बच्चे ने कोई फ्लेवर ऐड करना है जैसे वनीला का, स्ट्रॉबेरी का एक्सेंट, वो आपने उसके ड्रॉप्स अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके अंदर आपको अगर ड्राई उसका खजूर का पाउडर मिल जाए तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं है। आपने ड्राई जो है नट्स है ना वो इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, फ्लैक्स सीड्स और वाइट तिल 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। इनको आपने पाउडर फॉर्म में दूध भी है, ठीक है, ये 7 इंग्रेडिएंट्स हो गए। आपने इनको पाउडर्ड फॉर्म में इनको पीस लेना है, ठीक है। पीसने के बाद आपने या तो इनको 1 टेबलस्पून दूध के अंदर डालना है। सुबह नाश्ते में अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो सिंपल ये दूध पी ले, अच्छा, ठीक है। और अगर वो सपोज कि बच्चे दूध नहीं पी रहा, कोई शेक में भी हम हाँ, बिल्कुल आप शेक में भी डाल सकते हो। और जब शेक बनाना है आपने उसके अंदर एडिशनल 1 केला या 2 खजूर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने टेस्ट उसको चेंज करना है तो कोई स्ट्रॉबेरी या कोई भी फ्रूट है आप उसके अंदर ये ½ टीस्पून आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक और अगर बच्चा इसको इन हिडन तरीके से खाना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मेरे एक फैमिली में है बच्चा वो व्हाइट कलर की कोई चीज़ नहीं खाता, हाँ, दूध हो, दही हो, मायोनीज हो, वो नहीं खाएगा व्हाइट, तो उसको हम इस फॉर्म में मैंने उनको बताया हुआ है। आपने इन्हीं चीज़ों का पाउडर करना है, आपने उसके अंदर दूध का पाउडर अब नहीं डालना, उसकी जगह पे आपने फुल मखाने, फोक्स नट, ठीक है, इसको रोस्ट कर लेना, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। या तो आपने बच्चे की या इवन सारे घर में खाएं, आपने रोटी के पेड़े के अंदर 2 चुटकियां आपने दे के रोटी पका लेनी है, या आपने पूरे घर के आटे में मिक्स कर लें। अच्छा, ये एक तो होता है ना, एक चक्की वाला आटा होता है, ठीक है, और एक आजकल बड़ा लोग व्हाइट आटा खाते हैं, रिफाइंड आटा, ठीक है। अगर जो बच्चा रिफाइंड ही खाता है उसने व्हाइट उस पर नहीं जाना, क्योंकि वो थोड़ी रोटी हेल्दी होती है जो आप चक्की का आटा खाओ या होल व्हीट होता है, ठीक है, तो आप पूरे व्हाइट आटे में भी ये मिक्स कर लोगे, ठीक है। तो ये है कि आप या तो रोटी के पेड़े के अंदर दे लें, अगर उसमें भी नहीं देना, सपोज मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रही हूँ, फिर आपने लाइक अगर पराठा बनाया है तो आप ब्रशिंग ऊपर उसकी कर दें, ठीक है। अगर पराठे में भी नहीं डालना तो अगर आपने ऑमलेट बनाया है, कोई सैलेड है, कोई फ्रूट है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, जबरदस्त, ठीक है। ये बेस्ट है कि अगर बच्चा कोई टैबलेट नहीं खा रहा, कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो इस फॉर्म में एटलीस्ट उसको नट्स तो प्रोवाइड किए जाए। देखिए जो फैमिलीज बाहर के खाने अफोर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं भी अफोर्ड कर रहे होते लेकिन अपनी बच्चों की ख्वाहिशात के लिए वो मंगवा रहे होते हैं, ठीक है, तो बेहतर नहीं है कि आप उन्हें हेल्दी बात आपने खुद ही छेड़ी भी है, तो मैं चाहूंगी इस पे भी बात कर लें कि ये तो चले वो लाइफस्टाइल हो गया, जो पिक्चर्स भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लंच बॉक्सेस की, उसमें सब कुछ है, उसमें सेब भी है, उसमें ब्रोकली भी है, उसमें वो मीट भी है, इसमें ब्रेड भी है, उसमें वो सारा कुछ है, क्यूकम्बर भी है, ब्राउन ब्रेड भी चल रहा है। अब वो जो आम हमारी घर की बहनें जिनके पास घर का खर्चा उठाने के लिए इतनी ग्रोसरी नहीं है घर के अंदर खाने को, तो वो अपने बच्चों को स्कूल तो भेजनी है मगर हेल्थी देना है, तो अब उसके लिए वो क्या उनके लिए 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, वो उन्होंने 1 पूरा टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स का और यही फुल मखाने, ये दोनों बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में आते हैं। इन दोनों को आपने पीसना है, सेम इसी रेसिपीज़ पे डालना है, या आपने 1 से 1.5 चम्मच फ्लैक्स सीड का पूरे घर वाले आटे में डाल देना है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो आपके फिश ऑयल जो आप इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के ले रहे होते हो, बाहर से मंगवा रहे होते हो, जो उनका फंक्शन है ये सेम वही है, ठीक है। जो आप हज़ारों की सप्लीमेंट्स या आप हज़ारों की चीज़ें ले रहे हैं, ये आपको 100-150 रुपए में वो ही मिलेगा। अच्छा, ये जो बच्चों को याद नहीं हो रही होती चीज़ें, स्कूल में पढ़ाया जा रहा होता है मगर उनको गुनूदगियाँ नींद आ रही होती हैं, तो उसके उजागर के लिए बच्चों को उसके उजागर के लिए ही मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि जो फ्लैक्स सीड्स है ना, ये हमारे पास ओमेगा 3 आपने सुना होगा कि ये फिश ऑयल होते हैं, ये इतने हमारे ब्रेन बूस्टर होते हैं, ये सारा कुछ इतना हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है, तो ये फ्लैक्स सीड का पूरे दिन में बच्चों को ज़रूर इनटेक करवाएं। और एक यहाँ पे मैं एक और बात कहती चलूँ कि हमें ये भी बड़ा होता है कि ठंडा गर्म
कंसेप्ट होता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ठीक है। तो वो आप पूरे खाने के अंदर या रोटी के अंदर या पेड़े के अंदर आपने फ्लैक्स सीड का पाउडर आपने ऐड कर देना है, ठीक तो ये उनका ब्रेन भी ठीक रहेगा, आपकी तासीर भी सही रहेगी और ओवरऑल आप हेल्दी थैंक यू सो मच समरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सही गाइड किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें हेल्प मिली होगी और अपने बच्चों का जो आप लंच बॉक्स बनाएंगी, ये जो डाइट प्लान आपने अपने बच्चों का सारा दिन का बनाया हुआ उसमें ये चीज़ें ज़रूर ऐड करेंगी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मेरे पास बहुत प्यारी सी मेहमान है हिना, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे 24 न्यूज़ में ही। आप इनको बार बार टीवी पे देख रहे होते हैं, न्यूज़ एंकर है और बहुत प्यारी इंसान है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फिज़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे लाइव भी मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो सोशल मीडिया आजकल देख रही हो, हाँ, स्क्रॉलिंग तो कर रही होती हूँ मैं। ये कुछ नोटिस किया? बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। नहीं फिज़ा, ऐसे तो नहीं, आपने क्या नोटिस किया वैसे? वूहू वूहू? हाँ एग्जैक्टली, वूहू हैशटैग चल रहे हैं, शाउट्स चल रहे हैं, पोस्ट चल रहे हैं, इवन के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं ना वो भी वूहू वूहू कर रहे हैं। मतलब फिज़ा, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस फॉर? वैसे जो भी है लग इंटरेस्टिंग रहा है ना? लग तो रहा है वैसे। वाकई बस हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा तुम तो बताओ, हर वक्त न्यूज़ इस तरह से बुलेटिन दे रही होती हो, क्या चल रहा है आजकल हमारी पॉलिटिक्स में? आजकल पॉलिटिक्स में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही होती है और हमारा काम होता है इनको समेट के चलना, क्योंकि आपस में जब दो पॉलिटिशियन आ जाएं या स्पोर्टर ख़ास तौर पर आ जाए ना, बहुत तनकीद होती है। उनको हमें ना कवर अप करना होता है, क्योंकि हमने बैलेंस करना होता है, हम लड़वा भी नहीं सकते, तो काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, बहुत रख रखाव करना पड़ता है। फिज़ा, हमारा सर दुखने लग जाता है। तो तुम ये सेलिब्रिटीज़ को देखती हो सोशल मीडिया पे, स्क्रॉल करती हो, सारा कुछ टाइम निकालती हो? बिल्कुल हाँ। या हर वक्त बस खबरें पढ़ती रहती हो? फिज़ा, सही बात कहूँ तो खबरें पढ़ के जैसे ही मैं घर जाती हूँ ना, खबरें वहीं छोड़ देती हूँ कि मुझे बस अब ना यहाँ से निकलना है खबरों की दुनिया से, और कुछ सोशल लाइफ देखूँ, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बस पहन फिर रहे आप हैं। जब जब फ्री हुआ करें ना, आप प्लीज़ मेरे इस शो पे आ जाया करें। बिल्कुल, मैं ज़रूर आना पसंद करूँगी और ये वूहू लाज़मी मैं भी देखूँगी। तो फिर ये कैमरा है आपका, ज़रा ब्रेक तो लीजिए। चलें जी, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हम चाय भी पी लेना ज़रा। वेलकम बैक। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस थैलेसीमिया बीमारी पे काबू पा लिया, मगर हम अफसोस कि अभी तक इस थैलेसीमिया के जो बीमारी है इस पर काबू नहीं पा सके, बल्कि ये दिन ब दिन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसके रेशो जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पोलियो के ऊपर बहुत ज़्यादा पहले आपको पेशेंट सुनने को मिलते थे कि ये पोलियो पेशेंट है, ये पोलियो पेशेंट है, अब हर दूसरे घर में आपको थैलेसीमिया पेशेंट देखने को मिलता है। बहुत से इसकी वजूहात लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कज़न्स मैरिजेस की वजह से थैलेसीमिया पेशेंट्स जो है ये जन्म लेता है, कुछ लोग कहते हैं बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसमें थैलेसीमिया जो है, खून की कमी जो है वो पैदा हो जाती है। अब वो क्या रीज़न्स होती हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने जिनको बुलाया है वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, डॉक्टर बशीर अहमद, डायरेक्टर नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के, और क्या परेशानी उठा रहे हैं और किस तरीके से इस फाउंडेशन को चला रहे हैं, और कितने हैं इनके पास बच्चे जिनको ये सारा लुक आफ्टर करें। तो उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का और आप लोगों का कि आपने इनवाइट किया और एक मौका फ़राहम किया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है, इसको हाईलाइट किया जाए। जितना इसको सीरियसली संजीदगी के साथ लेना चाहिए उतना लिया नहीं जा रहा, क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूँ आपके नाजरीन को कि जो इस वक्त रजिस्टर्ड पेशेंट हैं थैलेसीमिया के मुख्तलिफ़ NGOs के साथ, वो हैं कोई 1 लाख के करीब। अच्छा। और पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो इस डिज़ीज़ के साथ पैदा होता है, और इस डिज़ीज़ में होता ये है कि बच्चे का जो अपनी बॉडी है वो इस सलाहियत से महरूम होती है कि वो खुद से रेड ब्लड सेल्स जनरेट कर सके। अच्छा। मतलब उनकी बॉडी खुद से रेड ब्लड सेल्स जनरेट नहीं प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। तो उसके लिए ये है कि उनको थ्रू आउट लाइफ किसी दूसरे डोनर की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे के ब्लड की ज़रूरत है। जब ये बच्चा पैदा होता है तो आप लोग इस बात का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट है? उसमें मैम ये है कि हम वालिदैन को अब एक अवेयरनेस
देने की कोशिश यही कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, जहाँ पे भी हम जाते हैं अपना ब्लड कैंप्स वगैरह करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इवन हम रिलीजियस क्लैरिक्स उलमा तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि जिस फोरम के ऊपर एक ये आवाज़ पहुँच सकती है कि वालिदैन को एक शोर दिया जाए कि बच्चा जब पैदा हो और आप इस तरह के कुछ अलामात देखें कि बच्चे के माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, कि नॉर्मली जिस एज तक बच्चे को बैठना चाहिए या जिस एज में चलना चाहिए या उससे पहले भी आप देखते हैं कि बच्चे में रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं, बच्चे को बुखार हो जाता है, जितनी उसको डाइट लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहा और वीक है नॉर्मली, और उसकी आंखें जो है उसमें आप पीलापन चेहरे के ऊपर इस तरह से वो आप देखते हैं वो पेल है, और या उसका थोड़ा सा पेट सा बड़ा हुआ है, तो आप उसमें बड़ा आसान टेस्ट है जो हम जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, CBC के ब्लड ये आप काउंट सारी बुनियादी अलामत बता रहे हैं हमें कि बुनियादी अलामात के अलावा ये है कि वो ये हर लैब के ऊपर अवेलेबल है कि आप उसका ब्लड काउंट चेक करें, अगर उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम है नॉर्मल से तो आप हमारे पास लाएँ, या ये हमारे इदारे में नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन में हम लोग ये सारी टेस्टिंग जो है वो फ्री में करते हैं, तो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। हम अगर थोड़ा सा भी ऐसे वालिदैन को शक हो रहा है कि बच्चा जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, वीक है और उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं, उसको बुखार हो रहा है, तो वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, या अपने किसी भी करीबी लैब में चले जाएँ तो उस बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाएँ देखने के लिए कि वो थैलेसीमिक तो नहीं है। क्या ये विरासत से मुंतकिल होता है जी थैलेसीमिया? जी जी, ये मेनली है ही जो है ना इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, ये विरासत से वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। अच्छा जी, तो आप ये बताइएगा, कज़न मैरिजेस के बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं जब थैलेसीमिया पेशेंट की कहीं बात होती है, तो ये कज़न मैरिजेस की वजह से होता है? ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें मेनली ये है कि हम उसे कहते हैं कि कैरियर, और आप सुन के हैरान होंगे और मैं आपके नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा आपके चैनल की वसात से कि इस वक्त पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद जो है वो कैरियर हैं थैलेसीमिया के, मतलब उनमें ये अलामात हैं, और जब उनकी शादी होगी एक कपल की दोनों थैलेसीमिया के कैरियर्स की, तो आने वाले सारे बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली थैलेसीमिया मेजर अगर होंगे। दोनों में से कोई एक है पेशेंट और एक नहीं है थैलेसीमिया जी, पेशेंट, देन उसमें बहुत फिर कम चांसेस रह जाते हैं। यही हम शऊर देना चाह रहे हैं ना कि शादी से पहले टेस्टिंग हो जाए। हम अपने इदारे में भी और मुख्तलिफ और NGOs भी हैं या फैसिलिटीज़ दे रही हैं, और वो कोई इतना एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। तो क्या ये निकाहनामा के टाइम पे भी हो सकता है कि जब निकाह ख्वाह आए निकाह के लिए पूछे तो उसमें कोई ये टेस्ट कॉलम हो कि बताएं कि ये क्लियर है कि दोनों जो हैं थैलेसीमिया पेशेंट नहीं हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट फोरम्स के ऊपर भी जब हम जाते हैं तो हम यही एक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि निकाहनामे में एक ऐसा जो है ना कॉलम रख दिया जाए कि इसको मेक श्योर किया जाए कि जो जिस कपल की शादी होने जा रही है कि उनकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं। देखें जी, बात बिल्कुल सही है कि दो लोग अपनी ज़िंदगी आगे बनाने की जो है ख्वाहिश रखते हैं या ख्वाब देख रहे हैं, या फिर पेरेंट्स ने आपस में दो बच्चों के घर बसाने की कोशिश की है, तो फिर वाई नॉट, अगर ये फ्यूचर के लिए ये देख लें, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कि वो थैलेसीमिया पेशेंट पैदा ना हो, अगर दोनों के टेस्ट करवा दिए जाएँ और उनका आपस में चेकअप के बाद जो है वो निकाह ख्वाह जो है वो निकाह क्लियर करें, उसको उस कॉलम को फिल करें कि हाँ ये लोग पेशेंट नहीं है, और फिर शादी हो, तो आगे जब बच्चे होंगे तो फॉर श्योर मतलब कोई इसमें ऐसे चांसेस नहीं है कि वो थैलेसीमिया पेशेंट होंगे। तो मेरी भी हुकूमत से अपील है, बात बिल्कुल सही है, अगर इस तरह का कोई निकाहनामा में कॉलम कर दिया जाए तो आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी। मुझे लगता है हम बहुत जल्दी इस तरह से काबू पा सकेंगे ताकि थैलेसीमिया पेशेंट्स को हम कम कर सकें। ऐसे ही है जी? जी, जिस तरह आप फरमा रही थी ना कि जी हमारे साथ कुछ ममालिक हैं, ईरान है, इजिप्ट है और इस तरह के ममालिक हैं जो मतलब जिनके पास इतने ज़्यादा, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक शऊर देने की बात है कि उन्होंने शऊर दिया अपने लोगों को, लोगों ने कोऑपरेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मुल्क जो है वो थैलेसीमिया फ्री कंट्रीज़ हैं। क्या थैलेसीमिया से बचपन में पैदा होते ही बच्चे को पता चलता है कि ये हो गया पैदाइशी, या फिर बाद में भी किसी एज में हो सकता है थैलेसीमिया? नहीं जी, ये तो पैदाइशी है, लेकिन ये है कि वही बात है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से वो प्रॉपरली मतलब टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाता तो वो बच्चा। कुछ लोगों को बाद में लेट होता है। हाँ जी, तो फिर लेकिन ये होता है कि उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है ना बच्चे में डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। अगर जैसे जैसे लेट पता चलेगा तो उसके लिवर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, स्प्लीन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो। लेकिन जितना अर्ली डायग्नोस होगा तो अगर हम उस कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ बच्चे माशाल्लाह कई बड़े हमारे स्कूल गोइंग हैं, तो मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल वो लाइफ माशाल्लाह अपने स्कूल्स में जाते हैं, बड़े अच्छा पढ़ भी रहे हैं क्योंकि टाइमली डायग्नोज हुआ, टाइमली इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे कितने हशाश बशाश हैं। थैलेसीमिया की आम इकसाम कौन सी हैं और इकसाम कौन कौन सी उसमें फ़र्क होता है? जी, इसमें दो टाइप्स इसकी होती हैं, को हम बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर और एक होता है थैलेसीमिया मेजर। माइनर जो होता है वो क्योरेबल होता है, मतलब सर्टन आयरन
जो सप्लीमेंट्स के साथ और इस तरह के सर्टन फूड्स के साथ, वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, मतलब से 1 in a 6 month और 1 in a year। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं थैलेसीमिया मेजर जो है, ये टोटली थ्रू आवर लाइफ ब्लड डिपेंडेंट है। अच्छा, जैसे इन आप बच्चों को पता है कि इनको इस तरह से ये थैलेसीमिया है, इनको ब्लड लगता है, ये प्रिपेयर्ड है मेंटली, इनको जी प्रिपेयर करते मेंटली हैं? प्रिपेयर्ड हैं। शुरू में आते हैं जब नीडल प्रिक होती है तो बहुत उसका डरे होते हैं, लेकिन अब यूज़ टू हो चुके हैं और इन्हें भी पता है, और फिर हम ये करते हैं। क्या नाम है आपका? सोबान। माइक में बताइएगा, माइक में। क्या नाम है? सोबान। सोबान। सोबान, मुझे बताएं, डरते तो नहीं जब आपको ऐसे प्रिक होती है? बहादुर है? Yes. लगवा लेते हैं ब्लड? लगा लेता हूँ। अच्छा, रोते तो नहीं है? नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रहमान। रहमान, माशाल्लाह। रहमान, क्या बनेंगे बड़े होके? फौजी। फौजी? फौज में जाना है आपने? वाह। तो अच्छा मुझे बताएं, जब आप ब्लड लगवा रहे होते हैं तो कितनी देर में लग जाता है ये ब्लड आपको? 3 से 4 घंटे में लग जाता 3 से 4 घंटे, इतना टाइम? फिर उस टाइम पे क्या कर रहे होते हो? साथ में कोई गेम शेम खेलते हो? कोई पेंटिंग शेंटिंग दूसरे पेन से कॉपी से कुछ करते हो, कलरिंग? क्या करते हो? टाइम कैसे पास करते हो 6 से इतने ज़्यादा घंटे लग जाते हैं तो? गेम्स खेलता हूँ। गेम्स खेलते हो? कितनी बार ब्लड लगता है इसको? इसको जी रहमान को? जी इसको 3 हफ्तों के बाद एक दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। 3 हफ्तों के बाद? जी। तो बहुत जल्दी नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको, सुभान को? इसको भी 3 हफ्तों के बाद एक दफ़ा ब्लड लगता है। अच्छा जी। उसको माइक दीजिएगा बेटा। लगा हुआ आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम मुख्तार है। मरियम। मरियम, आपको कब कब ब्लड लगता है? 15 डेज बाद। 15 दिन के बाद? जी। तो 2 आपकी bags। बॉडी से आपको पता कैसे चलता है कि आपको ब्लड लग रहा है? कुछ पेन होता है, कुछ चक्कर आते हैं, क्या सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स ये होता है कि जैसे अब मामा से बात करती हूँ तो ना सांस फूलने लग जाता है और बहुत लेजीनेस हो जाती है, दिल नहीं करता कुछ भी करने को, उठने को, तो बस लेटे रहना। और जब HP ज़्यादा लो हो जाती है देन फीवर, शिवरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। फिर उधर से ये सिम्टम्स होते हैं कि HP ज़्यादा लो हो गई है, सो ब्लड की नीड है। तो फिर मामा फौरन? जी। फिर हम नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन में जाते हैं एंड माशाल्लाह उधर हमें ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्या बनना चाह रही हो, क्या कर रही हो? मैं तो अभी आपको देखे बहुत देखती हूँ और एडमायर करती हूँ। और एंकर बनना है? जी। अच्छा चलो, मेरी बहुत सारी दुआएं, तो मैं एंकर बिल्कुल बन जाओगी है। मैं मेरी बहुत, जिसे कहते हैं फ़ैन हूँ मैं आपकी भी, और जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी मिलने की बहुत ख्वाहिश है। आजकल माशाल्लाह इतने ड्रामे चल रहे हैं, मैं सारे देखती हूँ। अच्छा जी, मैं बहाचली की बहुत फ़ैन हूँ और सारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं। आपकी ड्रामा भी की देखती हूँ शौकीन है बहुत ज़्यादा। और आप बताइए, आपको, इसको माइक दीजिएगा। है, क्या नाम है आपका? मेरा अलिशबा आतिफ। अलिशबा, क्या करती हो? मैं इसमें 9th क्लास में हूँ और बेसिकली मैं ना अब इंजीनियरिंग कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कहाँ से? अभी मैं घर से ही कर रही हूँ। हाँ। लेक्चर्स में घर पे ले लेती हूँ। अच्छा जी, बाहर टीचर जरा- आते हैं घर पे पढ़ा देते हैं? जी। वेरी Online। नाइस। अच्छा, जी, जी। ऑनलाइन पढ़ रही हो, जी, जी। वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। और आपको ब्लड कब कब लगता है? हमें ये हमारे ग्रुप है तो हम यानी कि कोशिश करते हैं हम। कौन बेस्टीज का ग्रुप है, एक साथ लगवाने आते मेरी एक हैं? बेस्टी एक रह हमारी गई रह है, गई। सो अभी क्या नाम है उसका? खतीजा। खतीजा। आपका क्या नाम है? अलीजा। आपको कब कब लगता है? मुझे भी ये 15 डेज यही वाला सीन है? अच्छा, इकट्ठे भी लगवाते हैं? हम 4 का ग्रुप है और उनको पता है कि आज ही आज ही लगना है। और माशाल्लाह अच्छा। इतनी वो रौनक होती है ना। अच्छा तो चलो आज जी, मेरी एक बेस्टी आज आप नाज लोग आ हुई है। गए, आपकी एक बेस्टी रह गई मेरे लिए। मैं बहुत सारी दुआएं, बहुत बेस्ट विशेस उनके लिए भेजती हूँ। अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए। और बशीर अहमद साहब जो कि डायरेक्टर नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन से हैं, मैं चाहूँगी आप लोग के घर में कोई भी ऐसा पेशेंट जो इस तरह के सिम्टम्स हैं, उनको बॉडी में कुछ फील करते हैं, तो इनके पास फ्री है टेस्ट, जाकर प्लीज़ करवाइए। और खुदारा ऐसे जो NGOs हैं उनको सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि इतना ब्लड अरेंज करना बहुत मुश्किल है। अभी तो इतने से बच्चे बैठे हैं तो उनके पास कितने लोग हैं, तो ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की मदद कीजिए। मेरी तरफ से इजाज़त, आपको फिर मुलाकात करूँगी कल।